ओके, सो लेट्स सी सम क्लासिफिकेशंस एंड थोड़े से इनके आगे टाइप्स। तो इससे तुम्हें समझ आएगा कि लाइगेंड्स किस किस तरीके के फॉर्म हो सकते हैं। लाइक अगर तुम्हें एक लाइगेंड दे रखा है, एक उसके बाहर कोई चीज़ दे रखी है, तो तुम उसको किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि ओके ये चीज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पड़ी है एंड इसके साइड में ऐसा है, ये इतना इतना आपको लाइक विजुअली आप उसको अपने माइंड में कैसे बना सकते हो। तो कम्प्लीटली ये लेक्चर उसके ऊपर ऊपर फोकस्ड रहेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़े से बहुत क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत क्या अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। एंड क्लासिफिकेशंस भी बहुत सारे बेस्ड पे होता है। तो बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स, आई होप सो आपको इतना तो पता होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है आप उसको कहते हो कैटायन, कैटायन। और जो नेगेटिव होता है इसको कहते हो एनायन। ओके, तो अभी देखते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिखता है, फॉर एग्जांपल मेटल एंड NH3, NH3 एंड होल के ऊपर पावर, लाइक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पावर ओवरऑल अगर आपको कोई पॉजिटिव दिख जाता है तो आप उसको कहोगे कि ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो आई होप सो आपको ये भी समझ आया होगा। तो एंड इसका भी वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा लाइक NH3 वाइस वर्सा, यानी कि जहां प्लस है वहां पे अभी माइनस का चार्ज आपको दिख गया। अगर माइनस का चार्ज दिखता है तो आप उसको कहोगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कई बार होता है कि हमें इस तरीके से दे देता है वो M NH3 और NH3 होल की पावर 6। ओके, और ऊपर +2 का चार्ज दे देगा और बाहर फॉर एग्जांपल वो आपको Cl3 दे रहा है। तो इससे डरना नहीं है, ये बाहर की चीज़ है। अगर तुम्हें इसके अंदर की चीज़ पूछी है, इसके अंदर पूछा है कि इसमें कितने लाइगेंड्स है, कितना ये है, कितना वो है, कोई कौन मोनो है कौन बाई है, तो तुम्हें इसको इसको नहीं देखना है। ये कुछ नहीं करेगा, जो भी होगा इन लोग के बीच में होगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो बाहर वो जस्ट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे रखा है कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर पाए। तो आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एनाइनिक एंड कैटायन। तो ये इनको ना बताने का कुछ खास फायदा नहीं, क्योंकि वही सेम चीज़ है, सब सेम चीज़ है, तो वही है, टाइम पास है। न्यूट्रल आपको बता देता हूँ मैं। न्यूट्रल आपने पहले भी देख रखा होगा अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर जब करा था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है और यहाँ पे NH3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम सभी से। और ठीक है, NH3 और इसका ओवरऑल चार्ज कोई भी नहीं है, ओवरऑल चार्ज इसका 0 है। तो आप इसको क्या कहोगे, न्यूट्रल कहोगे। और इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो आप इसको न्यूट्रल ही कहोगे, इससे आगे कुछ नहीं। एंड अभी तक वो जो माइंडसेट था ना आपका बिल्ड हो चुका होगा, थोड़ा थोड़ा बिल्ड होने लग गया होगा कि ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके का दिखता है या इस तरीके से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सेंट्रल मेटल आयन। CMI का क्या मतलब है, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंट्रल मेटल। अभी इसके बाद कभी नहीं लिखने वाला इसको मैं, लाइक आप लिख सकते हो इसको आयन। सेंट्रल मेटल आयन यानी कि जो मेटल, मेटल बेसिकली जो मेटल पड़ा है आपके सामने उसी को हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। तो अभी एक से ज़्यादा भी मेटल हो सकते हैं। लाइक आपको दिख सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मेटल का यहाँ है, ओके, तो इसकी कुछ बॉन्डिंग हो रही है, ये कुछ लाइगेंड वगैरह से बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है, आपको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे दी गया, उसके अंदर ये कुछ है MNH3 होल 4। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 NH3 इसके आसपास लग रखे हैं। ओके, सो इसको आप किस तरीके से देखते हो कि मोनोडेंटेट, मोनो न्यूक्लियर है, ये मोनो न्यूक्लियर है। यानी ये मोनो यानी कि एक ही न्यूक्लियर है इसके पास, न्यूक्लियस। वेर एज पॉली न्यूक्लियर अगर आपको कहीं दिखता है, वैसे तो नहीं दिखेगा बट हाँ अगर दिखता है तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि एक मेटल, एक मेटल और ये किसी तरीके से आपस में जुड़ रखे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनको O एंड C से जोड़ रहा हूँ एंड यहाँ कुछ साइड में कुछ लाइगेंड्स लग रखे होंगे। ओके, तो इस तरीके का कुछ होता है पॉली न्यूक्लियर। तो 2 सेंट्रल मेटल आयन और एक सेंट्रल मेटल आयन, यही फर्क होता है और कोई बड़ा फर्क नहीं था। एंड ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस थी कि तुम्हें समझ ना आया हो। सो यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल चीज़ एंड इसको आपको समझना होगा अच्छे से। तो यहाँ से अभी से लेके एट द एंड ऑफ द लेक्चर तक आपको जितना भी समझ आएगा उसको प्लीज़ नोटबुक वगैरह में लिखोगे तो समझ आएगा, नहीं तो इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भूल जाते हैं लोग, तो इसको भी तुम भूल जाओगे।
तो आई डोंट वांट दैट, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, तो अभी लाइगेंड्स की टाइप्स पे भी बेस्ड ऑन हम कर सकते हैं। लाइक अगर आपको क्वेश्चन दे सकता है वो कि विच ऑफ द वन इज होमोलैप्टिक, या फिर इसके कितने आइसोमर होमोलैप्टिक बनेंगे, ऐसा भी कुछ कह सकता है। तो लाइक एग्जाम में तो कुछ भी बोल सकता है वो, बट हाँ हमें पता होना चाहिए ऐसी चीज़ों का कि ये छोटे यही होते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं जाके, और फिर बड़े क्वेश्चन में जाके हमें एक वर्ड का मतलब नहीं पता, तो वही लाइक फॉर एग्जांपल आपको बीएम का मतलब कई बार होता है, दे देता है, तो बीएम का क्या मतलब होता है, बोहर मैग्नेटोर, तो इसमें फंस जाता है बंदा, इसमें भी फंस सकते हो आप। तो अभी इसको एंडिंग में बताएंगे लाइक बोहर मैग्नेटोर क्या होता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, हर शब्द का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी शब्द उल जलूल शब्द उठा के यूज करेगा और आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ओके, सो होमोलैप्टिक क्या है कि जिसके सेम टाइप ऑफ लाइगेंड्स लग रखे हों, सेम लाइगेंड्स, आई होप आपको ये समझा होगा। सेम लाइगेंड्स किस तरीके से होते हैं, सेम लाइगेंड्स देख लो, यहाँ पे आपको कॉपर दिख रहा है, हाँ कॉपर दिख रहा है, तो अभी इसके साइड देखो H2O 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 एंड H2O, तो ये चार वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है, ये चार वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब वापिस क्यों आया तू, हाँ, तो ये चार वाटर के मॉलिक्यूल से घिर रखा है। तो अगर सेम टाइप ऑफ लाइगेंड है, फॉर एग्जांपल आपको सेम टाइप ऑफ लाइगेंड दे दिया मैंने, और मैंने पूछा कि क्या ये होमो है या हेट्रो है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि होमोलैप्टिक किस तरीके के होते हैं कि जिसके सेम लाइगेंड लग रखे हों, वाटर 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 वाटर। वेयर एज अगर मैं इसको एक भी ऊपर से लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर से CO लगा दूं, और एक मैं चलो ऊपर से एक CO ही लगा दिया, तो अब ये होमो नहीं रह गया, अब ये हेट्रोलैप्टिक हो गया। तो ज़्यादातर कंपाउंड हमें लाइक 50% ऑफ दी जितने आप अपने सिलेबस में है अब तक जितने मैंने देखे हैं, तो उसमें से लाइक आप कह सकते हो कि 40% आपको होमोलैप्टिक दिख जाएंगे और 60% हेट्रोलैप्टिक दिख जाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, वही छोटे मोटे क्वेश्चंस में तो वही होमोलैप्टिक ही यूज़ करता है, हेट्रोलैप्टिक बहुत कम करता है, ठीक है, क्योंकि इनका फॉर्मूला बड़ा हो जाता है। लाइक मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो आपको इस तरीके से दिखना पड़ेगा कि CO2 एंड NH3, और इसका बंद होगा ये डब्बा, तो इस तरीके का हो जाता है, और कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण से अच्छे क्वेश्चंस में ही आते हैं ये, ऐसा नहीं कि किसी भी उलझुल क्वेश्चन में आ जाएगा ये, तो हाँ, बट हाँ शुरुआत हमें उलझुल क्वेश्चन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है कि वो माइंडसेट है ना अभी हमारा, तो माइंडसेट को बिल्ड करना है अभी, तो ठीक है। तो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द लाइगेंड्स, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द लाइगेंड्स, तो नेचर आप कैसे देख सकते हो कि वो किस तरीके की चीज को डोनेट करता है। पहली बात आती है सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ओनली लोन पेयर डोनर्स और सिग्मा डोनर्स। तो आपको इस तरीके से समझो इस चीज को कि ओनली लोन पेयर डोनर यानी कि जो सिर्फ लोन पेयर ही डोनेट करेंगे, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं डोनेट करेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर, तब हमने बात करी थी कि इस तरीके का कुछ कंपाउंड हमने लिया था, आई थिंक सो यही लिया था इस तरीके का, और यहाँ पे लेट सपोज NH3 मैंने लगा दिया, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो ये वाले फील्ड थे पूरे, और इन्होंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, वेयर एज मेटल के पास भी कुछ फील्ड था, और मेटल ने इनको वापस भी इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, तो वो तो हो जाता है पाई वाला, क्योंकि मेटल ने अपने पाई वाले से निकाल के इसको इसके पाई स्टार वाले में दे के दिया इलेक्ट्रॉन की, रख ले तो इसको, ओके। तो वो तो हो गए पाई कॉम्प्लेक्सेस, वेयर एज सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके के होते हैं आपको, लाइक पाई कॉम्प्लेक्सेस का मुझे पहले एग्जांपल देना पड़ गया, क्योंकि आपको समझ नहीं आता बेसिकली इस कारण से। जो तुम्हें सिर्फ लोन पेयर देने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल एक मेटल है, इसको चाहिए लोन पेयर, और यहाँ पे आपको लाइक फॉर एग्जांपल CO में दिख जाता है, तो ये CO क्या करेगा, अपना लोन पेयर उठा के इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयर करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट शेयर नहीं होगी, पक्की शेयरिंग नहीं होगी। अभी भी कई लोग को डाउट होगा पक्की शेयरिंग हो जाती है, नहीं प्लीज ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आपको पता होगा क्या होती है, इतना मैं दोबारा से डीप में नहीं जाने वाला, अगर नहीं आती तो आप जा सकते हो पीछे केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, सो नेक्स्ट है पाई कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, तो एक ये रह गया सिग्मा डोनेटर्स। तो सिग्मा डोनेटर्स कैसे होते हैं, आप कहोगे कि भाई कोई बंदा है वो अपना सिग्मा ही डोनेट कर दे रहा है, एंड हाँ आपको हमने MOT में कुछ ऐसा देखा था कि सिग्मा डोनेट कर देते हैं। अगर आपको H2 दिखे, H2
ये अपना सिग्मा ही डोनेट कर देता है। लाइक अजीब सा है, बस हाँ ये देखो, ये क्या करेगा, ये अपना सिग्मा ही दे देगा। तो फिर अभी आप कहोगे कि ये तो केमिस्ट्री के रूल्स ही सारे खराब हो गए, कि अगर ये अपना सिग्मा ही किसी को दे देगा तो ये तो बचेगा ही नहीं, नो एग्जिस्टेंस, लाइक खत्म, जैसे ये इरेज हुआ वैसे इरेज हो जाएगा वो तो यहाँ से। पर नहीं, ऐसा होता नहीं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा काफी टाइम पहले, आई थिंक सो ब्रिज बॉन्डिंग के आसपास पढ़ा था हमने। हाँ, तो उसमें हमने क्या कहा था कि ये बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। बैक बॉन्डिंग कैसी होती थी, लाइक फॉर एग्जांपल एच और एच लग रखे हैं, इसकी डेंसिटी जो होती थी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डेंसिटी आप ऐसे समझो, ये एक हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, ओके। तो ये लोग अपनी डेंसिटी को, इसको आप अभी एक दो इलेक्ट्रॉन की तरह मत सोचो, इसको डेंसिटी की तरह सोचो, डेंसिटी, कि ये एक गुब्बारा है जिसको दोनों लोग खींच रहे हैं आपस में, दोनों हाइड्रोजन। और अब ये क्या करने वाले हैं, जब इसको कहीं दिखा कि किसी मेटल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उसको कुछ चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो भी दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब पंगा होने वाला है इसका, क्योंकि ये कहेगा कि मुझे उसको इलेक्ट्रॉन्स देने ही चाहिए क्योंकि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर अब हमें पता है ना कि ये नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। तो क्या होगा अब, ये क्या करने वाला है, ये यहाँ पे एक अजीब काम करने वाला है कि H और H के पीछे ये, हाँ, फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी ये इसकी डेंसिटी थी जिसके अंदर इसके दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस डेंसिटी को ना थोड़ा सा यहाँ से कम कर देगा, थोड़ा सा इस डेंसिटी को यहाँ से कम कर देगा, और इस डेंसिटी को इस साइड को फुला देगा, और ये मेटल को भी चली जाएगी और ये इधर भी आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि मेटल यहाँ पे बैठा है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये डेंसिटी पहले यहाँ जाती है, फिर यही डेंसिटी इस साइड भी जाती है। तो दो इलेक्ट्रॉन है जो तीन न्यूक्लियाइज में घूम रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते थे, आपको याद होगा, बहुत लोग को तो याद होगा, मुझे तो याद है, इसको हम कहते थे बनाना बॉन्ड। ये बन गया बनाना बॉन्ड, हमने बनाया था बनाना बॉन्ड, आपको याद होगा कि H, M, H, और इसकी डेंसिटी ऐसे ऐसे हो जाती थी। हाँ, तो ये बनाना बॉन्ड होता था। तो आपको बनाना बॉन्ड भी दिख गया दोबारा से। चलिए आगे चलते हैं। तो पाई कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। पाई कॉम्प्लेक्सेस अभी थोड़ा अच्छा आ रहा है, वही पहले तो वही रटने वाली चीज़ें थी, तो उसमें तो हम पढ़ते नहीं हैं उन चीज़ों को अच्छे से। बट हाँ, जितना तुम्हें चाहिए होता है उतना मैं बता देता हूँ रटने वाली चीज़ों को। हाँ, तो नेक्स्ट है पाई कॉम्प्लेक्सेस। आई थिंक सो हमने ये पढ़ रखा है, अभी तो पढ़ा है। एंड हाँ, फर्स्ट चैप्टर के शुरुआत में भी तो पढ़ा था, तो इसको बताने का कुछ फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है जस्ट। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। इसको ध्यान से सुनना प्लीज, इसको ध्यान से सुनना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी कैसे हम कह सकते हैं। पहली बात कि मैं स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करूं, तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए आगे आएगा, आगे लाइक चैप्टर के जब हम आगे पहुंच जाएंगे, 2 लेक्चर्स आगे लाइक नियरली, तो वहां पे थ्योरीज आएंगी काफी बढ़िया बढ़िया, तो वहां से आप स्टेबिलिटी समझ जाओगे अच्छे से। अभी समझो कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आप ऐसा सोचो कि ये दोनों दोनों एक अलग अलग इंसान है फॉर एग्जाम्पल, और आप ऐसे सोचो कि आप स्कूल में हो और स्कूल में हमें अलग अलग तरह के दोस्त मिलते हैं। कोई दोस्त तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव में बहुत अच्छा होता है, वेराज किसी और के प्रोस्पेक्टिव में बहुत बुरा होता है। आई होप सो आप समझ गए होगे। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, बहुत ज्यादा, इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हमें क्या करना है, अभी हम बताते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर और थोड़ा इसको पॉलिश कर देते हैं कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। कि अगर तुम कहोगे कि ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है इस रिएक्शन के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो उस रिएक्शन के किसी एक पर्टिकुलर लाइक आप कह सकते हो कि एटम के लिए भी वो परफेक्ट हो, जरूरी नहीं है। तो उस चीज को कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि क्या ये एक इंसान, ये एक इंसान अ, और ये एक इंसान और ये एक इंसान, हाँ,
ये सब एक दूसरे के लिए परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस है। लाइक आप परफेक्ट एनसी को ऐसे सोच लो कि इन सबको एक जैसा दिखना चाहिए। तो हाँ भाई, इसके भी दो सिर हैं, आई मीन इसकी भी दो आंखें हैं, इसका भी दो, और इसकी भी दो, और बाकी वही ठीक है। तो ये सभी ह्यूमंस है, तो ये सभी एक दूसरे के लिए परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस है, ये सभी एक साथ रह सकते हैं। वेराज आप कहोगे कि ह्यूमन के साथ मैं कुत्ता छोड़ दूं, कुत्ता तो छोड़ सकते हैं, बट हाँ आप आगे सोच सकते हो कि लॉयन छोड़ दूं, नहीं हो सकता, वो तो वो इम्परफेक्ट हो गए। लॉयन के लिए ये लोग परफेक्ट है क्योंकि वो लॉयन का खाना है, वेराज ये इनके लिए लॉयन परफेक्ट नहीं है क्योंकि लॉयन इनको खा जाएगा। दैट्स द रीजन। आई होप सो आपको ये फनी सा एग्जांपल अच्छा लगा होगा। हाँ, तो हाँ, तो इसको अभी हमें क्या करना है केमिस्ट्री में, जब जब केमिस्ट्री में आएगा कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, तो हमें क्या करना है, चेक विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट। ओके, तो इसे कहते हैं हम रिएजेंट, ये पड़ा बीच में। ओके, सो मैंने क्या करा मेटल मेटल का बॉन्डिंग कराई H2O के साथ, और इसमें मैंने प्लस करा साइनाइड। जो भी इसका फॉर्मेशन हुई हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जनरल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ओके, सो यहाँ देखो, अगर रिएक्शन करके प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है, मींस इट्स इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट। इसका क्या मतलब है? ओके, सो इसको ऐसे समझते हैं कि लेट्स सपोज कि इनकी रिएक्शन हुई और इसने ना सीएन अंदर चला गया, सीएन अंदर चला गया, वेर एज इसने H2O को बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इनकी तो रिएक्शन हो गई। अगर अगर रिएक्शन हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट, ये रहा रिएजेंट, अगर रिएजेंट के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर लेता है, एक कॉम्प्लेक्स उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट है। आई होप सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, बट हाँ, अच्छा इसको करते हैं पॉलिश। देखो, अगर इसने सीएन के साथ कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल देखो, मेटल है यहाँ का राजा, ठीक है, इसके सिर पे है बहुत बड़ा ताज, ताज को बनाते अलग तरह से, हाँ देखो, इसके सर पे बहुत बड़ा ताज, ये है यहाँ का किंग, इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, H2O से भी ज्यादा, सीएन से भी ज्यादा। ठीक है, अगर इसने सीएन से कुछ भी रिएक्ट करा, देखो अभी सीएन पहले यहाँ था, इसने इसको यहाँ अपने पास रख दिया और वाटर को यहाँ से भगा दिया। ओके, तो देखो ना, इसने सीएन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करी होंगी, सीएन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए, उस बेचारे से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए इसने। ऐसा नहीं है कि सीएन हमेशा इससे इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, इसने उनसे छीन रखे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सीएन ने नहीं बनाया इसके साथ, इसने उसको लाइक जबरदस्ती बॉन्ड बनवाया है इनसे। तो इससे क्या समझ आता है कि सीएन अगर अकेला होता तो वो परफेक्ट रहना था। लाइक आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर सीएन के साथ इसने इंटरेक्शन करा है, यानी कि इसने सीएन की कुछ ना कुछ 2 इलेक्ट्रॉन खाए हैं इसने सीएन के, तो अभी सीएन के लिए ये इम्परफेक्ट है, सीएन इसको नहीं चाहता अपने साथ रखना। ओके, तो आई होप सो आपको समझा होगा ये चीज भी, बट हाँ, इस चीज को लाइक रीड करोगे ना नोट से तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि खुद रीड करोगे तो अच्छा समझ आएगा, मेरे बताने से ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा तुम्हारी लाइफ में। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं सिडविच ईएन रूल। तो सिडविच सर का ईएन रूल के बारे में बात करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आई होप सो मैंने कहीं ना कहीं इसका जिक्र करा था पिछले लेक्चर्स में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन टेंड्स टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसका क्या क्या इसका तात्पर्य है कहने का, तो समझते हैं इसको लाइक क्वेश्चन से समझ सकते हैं, वैसे समझा नहीं जाएगा, बाकी हाँ थोड़ा सा समझा देते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, लाइक लिटरली कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा और कोई लेते हैं, लाइक आप पकड़ लो, इसको पकड़ो, टाइटेनियम CO7, हाँ इसी को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप ये देखो, ये रहा टाइटेनियम, ठीक है,
टाइटेनियम, ओके। और इसके पास होते हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स। और सीओ क्या कर रहा है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। और कितने सीओ बना रहे हैं, कितने सीओ बना रहे हैं, 7। तो मैं यहाँ पे 7 सीओ बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ओके। तो हर सीओ इसको 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिख ही रहा है ना, क्योंकि सीओ 7 बन रहे हैं तो हर सीओ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो पूरे कितने इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए, सीओ ने 7 सीओज ने कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 14, ओके। तो और टाइटेनियम के पास कितने थे, 22, तो 22 ओवरऑल कितना आया, 6 और 3 36 आ गया। तो 36 इसको आ गया, ओके। और आप इसकी नियरेस्ट गैस चेक करो कितना आता है, नियरेस्ट गैस कौन सी है इसकी, एंड दैट्स क्रिप्टन, क्रिप्टन Kr। अगर आप क्रिप्टन चेक करो, क्रिप्टन का नंबर क्या है, वो है क्रिप्टन 36, दैट्स इट। इसने इसकी लाइक टेंडेंसी होती है, लाइक आप देख सकते हो किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की टेंडेंसी है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अचीव करना चाहता है। एंड अगर आप इसको केमिकल बॉन्डिंग तुमने देख रखा है और तुम अब इसको देख रहे हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये क्यों अचीव करना चाहता है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। लाइक मेरे लिए तो ये वैसा टॉपिक हो चुका है कि बार बार बोल के ना लाइक मूड खराब नहीं करना है अपना। तो आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी चाहिए इसे बेसिकली, और कुछ नहीं है। हमने इतना ज़्यादा जिक्र करा था उस चीज़ के बारे में, तो अभी उसके बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी बेसिकली। चलो, तो अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन जिससे हमें अल्टीमेट क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, ओके, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ठीक है। तो नियरेस्ट गैस आप देखो इसकी 36 होती है, ओके। और एक मैंने 34 भी लगाया कि नियरेस्ट तक ये पहुंच नहीं पाया, ये पहुंचना चाहता था पर ये पहुंच नहीं पाया। पहली बात हम बात करें सीओ एज अ लाइगेंड की, तो अभी टाइटेनियम के साथ सीओ एज अ लाइगेंड काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है कि कितने सीओ लगाने पर मैं 36 के पास पहुंच रहा हूं, ठीक है। पहली बात कि जब मैंने 7 सीओ लगाए तो मैं 36 के पास पहुंच गया और ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अचीव हो गया। फिर मैंने एक सीओ कम करा, क्यों करा बता दें अभी, ओके। तो एक सीओ कम करा जब मैंने नहीं करा, लाइक ये हर चीज नेचर में मिली हमें, और हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम इसको समझ पाए, हम केमिस्ट्री को, चीजों की केमिस्ट्री को समझ पाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को समझ पाए। बेसिकली ये है हमारा पूरा मतलब, ठीक है। इसलिए तुम्हें वो कंपाउंड्स बहुत कम देखने को मिलेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी देखिए टाइटेनियम के पास सीओ होल 6, तो सीओ होल 6 अगर आप देखो तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है 34। कैलकुलेट करके देख लेना, 34 आता है। और मुझे चाहिए था 36, ठीक है। और ये सब हो रहा है लाइक आप कुछ भी कर सकते हो अभी, लाइक ऐसा नहीं कह सकता कि आप कहीं से कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दोगे, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, आप ऐसे सोचो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि इसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचना है। अभी ये मत पूछो कहाँ से आए, बस मैंने कुछ ना कुछ रिएक्शन वगैरह करा के इसको वो दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और इसको स्टेबल कर दिया, इसको अपनी नियरेस्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा दिया। कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो और इसका लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ज़्यादा दिए, तो Pi CO6, और ऊपर ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ओवरऑल नंबर वो -2 के ऊपर -2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तुमने मेरे से तो पता होगी, ठीक है। अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग का कोई जिक्र नहीं करने वाला दोबारा, ओके। सो इसके बाद बात आती है लाइक मोस्ट ऑफ द यू कि इन सभी के माइंड में बात आ जानी चाहिए कि ठीक है, आपने CO7 यूज़ करा, CO6 यूज़ करा, आपने CO5 क्यों नहीं यूज़ करा, ठीक है। और अगर आप CO5 यूज़ करते तो क्या होता, आपको 4 इलेक्ट्रॉन ही तो देने पड़ते ज़्यादा, तो दे देते,
मैं कहा ठीक है। और फिर तुमने कहा कि चलो ठीक है, तुमने CO4 क्यों नहीं यूज करा, उसमें आपको 6 ही तो देने पड़ते, ज्यादा तो दे देते, क्या होता था, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं दे सकता, पहली बात तो यहाँ पे बहुत बड़ी मैस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पहली बात ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक आपको यूनिवर्स में कहीं भी ये लोग एग्जिस्ट करते दिखेंगे नहीं, मतलब अगर दिखेंगे भी तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी इनमें, इनमें वो स्टेबिलिटी ही नहीं होगी जिससे हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ पाए। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें स्टेबल है और हम इनको आगे पढ़ के इनसे आगे कुछ मतलब ले सकते हैं, कुछ कुछ भी बना सकते हैं इनसे। वेयर एज जो चीज़ स्टेबल ही नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने उसको लैब में पढ़ा, वो कुछ और थी, जब आपने उसको यूज करने की कोशिश करी तब वो कुछ और बन गई। तो वही है, तो आप समझ नहीं पाते उन चीज़ों की स्टेबिलिटी को, तो वहीं पे दिक्कत आ जाती है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए तो बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ें जो अनस्टेबल पढ़े, और हम उनको लाइक स्टडी कर लेंगे, कर भी लेंगे, ठीक है स्टडी कर लिया आपने, पर उनको यूज़ कहाँ करोगे, ये सब चीज़ें यूज़ आती हैं आगे। तो इसको उस प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेयर इज CO5, CO4, CO3 एटसेट्रा। तो दिस होल मैस इज बिकॉज CO एंड साइज ऑफ टाइटेनियम। ओके, तो आपको समझाते हैं अभी कि CO एंड इसकी लाइक स्टेबिलिटी के बारे में ही समझा रहा हूँ अभी इसके बाद, ठीक है। ओके तो और ये हाँ थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, व्हेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 33, 34 एंड 35, ठीक है 33, 34 एंड 35। ये कब लिखा था मैंने, हाँ ठीक है। तो इट हैज टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन और डाइमराइज, ठीक है। डाइमराइज आपको पता होगा, डाइमराइज कैसे होता था, लाइक TI ये कितने बनेंगे फिर, CO5, TiCO5, हाँ ये बनेगा ना। तो इनके पास क्या होती है, इनके पास टेंडेंसी होती है ये ज़्यादातर टाइम डाइमराइज कर लेते हैं। डाइमर क्या होता है, डाइमर ये अपने जैसा ही एक और ढूंढते हैं, उसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, अपने जैसा ही एक TiCO5 ढूंढेगा और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो होता है, हो जाता है डाइमराइज, और जो नहीं कुछ भी हो पाते वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं एंड फिर वो वही मैस क्रिएट करते हैं। इसलिए हम उनको स्टडी तक नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आप देख सकते हो कि उनका अगर आप स्टडी करने जाओगे तो कर नहीं पाओगे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइम इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको विजुअली इसको समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो आप देखो TiCO6 ये रहा, TiCO6 नहीं था ये तो 7 था ना, ठीक है जी गलती हो गई हमसे, सो सॉरी अबाउट दिस मिस्टेक, यहाँ पे 7 आना था, हाँ अब ठीक है। तो TiCO7 आप देख सकते हो कि एक लाइगेंड इधर इधर इधर, एंड ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर मैं जस्ट ये चीज आपको समझाने के लिए दिखाई जा रही है कि ये इस तरीके से दिख रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं दिखता है, रियलिटी में कुछ और ही होता है। बट हाँ वो हम ज्योमेट्री वाला सेशन बहुत लेट आने वाला है, लाइक मैं तुम्हें ज्योमेट्री बता सकता हूँ अभी भी इनकी, बट हाँ वही है कि ज्योमेट्री वाला सेशन अभी ला के ना कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो चीज़ तुम यूज़ करोगे ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा उस चीज़ में। इस सेशन के एंड तक तुम काफ़ी सारी ज्योमेट्री सीख चुके होगे, तो ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़े करो। नेक्स्ट है TiCO6, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ से आ रहा है। ओके, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Ti इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर्म कंपाउंड्स विद वेरी लेस CO5, ठीक है। तो जब बहुत कम CO5 होते हैं, आप Z इफेक्टिव के हिसाब से सोच सकते हो कि Ti बहुत छोटा है, Ti बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा छोटा, बट हाँ कंपैरेटिवली बहुत कम है Ti CO5 के। आप ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे, वो वाला एग्जांपल जो हमने बहुत टाइम पहले हम यूज़ किया करते थे कि देखो, ओके लेट सपोज दिस इज अ Ti, टाइटेनियम इसको कहते हैं, Ti ज़्यादा बोलना आसान होता है इसलिए बोल देते हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे जो होंगे बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होंगे, पक्की बात है। वेयर एज जो यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा है, बहुत तगड़ा न्यूक्लियस बैठा है,
ये फर्स्ट इसके जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स इनको पकड़ के रखेगा, इसको भी पकड़ के रखेगा। और जब टाइटेनियम का साइज देखा गया, टाइटेनियम का साइज तो बहुत छोटा था, टाइटेनियम की साइज छोटा था, तो अगर इसका साइज छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, पास पास होंगे, ये भी पास होगा इसके, ये भी पास होगा। और अगर ये न्यूक्लियस के पास होंगे, अगर ये न्यूक्लियस के पास होंगे तो न्यूक्लियस इन पे ज्यादा जोर लगा के नहीं रखेगा क्या? क्या इनको अपनी तरफ अट्रैक्शन नहीं रखेगा क्या? रखेगा ना। तो अगर ये न्यूक्लियस से इतना ज्यादा ही अटैच्ड है, ये न्यूक्लियस से इतना ज्यादा अटैच्ड है कि CO5 से अट्रैक्ट अच्छे से कर ही नहीं पाते, और फिर CO कहता है कि मेरे साथ ये बॉन्डिंग नहीं कर रहे, इसके इलेक्ट्रॉन मेरे साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे। उसको क्या पता कि TI के खुद के न्यूक्लियस ने उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है अपने पास, इसलिए तो CO5 के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे। लाइक बॉन्डिंग करें भी तो अच्छी बॉन्डिंग नहीं करते, अगर अच्छी बॉन्डिंग कर भी ले तो स्टेबल नहीं होते, अगर स्टेबल हो जाए तो फिर तो वही ठीक है। बट हाँ, इतना इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या इनके मैस चलती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ से हम दूर ही रहते हैं, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, हम समझेंगे ही नहीं इस चीज़ को। बट हाँ, अगर तुम आगे जाते हो कुछ न्यूरोसाइंस वगैरह में और केमिस्ट्री में के आगे और भी काफ़ी चीज़ें करना चाहते हो तो होता है, बहुत कुछ होता है। बट हाँ, हमारी स्टडी में वो चीज़ है नहीं, तो उसके लिए तुम्हें वो जो एक वैलिड एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो मिल नहीं पाएगा। कितनी भी बातें बना लूँ मैं यहाँ पे बैठ के, बट वो वैलिड एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ से। ओके, सो आगे चलते हैं। अभी इसके बाद तुम्हें जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स दिखने वाले हैं, तो इनमें से जितने भी निकल के तुम्हें दिखते हैं कि ओके ये एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें लाइक जितने भी दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। और जो तुम्हें दिखे कि ओके ये नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, या वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, या फिर वो हमारे सिलेबस से ही बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ रेंज है कि जिसे हम पढ़ ही नहीं सकते। मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड है ज़्यादातर है हमारे सिलेबस में, बट हाँ कुछ नहीं है। ओके, तो बात करते हैं वैनेडियम के बारे में। तो इसका नंबर है 23। ओके, तो ये 23 वगैरह तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। आई होप सो आप लेके बैठे होगे। चलो ठीक है, तो जब ये CO6 के साथ बॉन्डिंग करता है, तो अगर आप कहो कि इसको मैं CO7 के साथ बॉन्डिंग करा दूंगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है। आप कहो कि लूज करना तो बहुत आसान है, अरे लूज करना है तो कुछ भी करो, जाके किसी एक मेटल के साथ चले जाओ, वो इलेक्ट्रॉन लूज करा देगा तुम्हारे, ठीक है करवा देगा, बट उसकी खुद की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, लाइक वैनेडियम की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, पर इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत आसान है, पर लूज करना बहुत मुश्किल है। लाइक अगर तुम लूज कर देते हो तो इनकी स्टेबिलिटी पूरी खराब हो जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का लूज कराना अच्छी बात नहीं होती। बेसिकली हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस कराना अच्छी बात नहीं है, चाहे तुम कम गेन कर लो, उसके बाद तुम एक अलग से, जैसे इसने गेन करा, पहले इसने CO से लिए, CO से इसने जब करी बॉन्डिंग तो इसका 35 हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 हो गया। फिर इसने क्या करा, फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो ये 36 पे पहुंच गया। आई होप सो आपको समझा होगा ये चीज़ को, कि हमने सीधे ही इलेक्ट्रॉन, लाइक आप कह सकते हो कि आप CO7 करा देते और 35 हुए ना अभी यहाँ पे, तो तब 37 हो जाते, हाँ 37 हो जाते, तो आप उसके बाद एक लूज करा देते तो हो जाता। तो तुम यहाँ पे इसको बना के देख सकते हो, 1 2 3 और यहाँ पे 4, हाँ। ओके, सो लेट्स से दिस D ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, ठीक है, तुम्हें ये दिख रही होगी, और यहाँ पे एक स्पेस की खाली है। ये स्पेस को भरना आसान है, या फिर इसको एक और इलेक्ट्रॉन देके इसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के बाहर फेंकना आसान है। ऑब्वियसली इस चीज को भरना आसान है, तो हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की खाली जगह छोड़ लेते हैं, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन का कहीं से प्रबंध करके उसको भी फुलफिल करा देते हैं। आई होप आपको समझ रहा होगा ये चीज़ को। तो और एक और तरीके से ये खुद को कर लेता है स्टेबल, जो है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन कैसे करता है ये, कि ओके ठीक है ठीक है ठीक है, पर दिक्कत ये है कि ये सिर्फ लो टेम्परेचर में ही एग्जिस्ट करता है। लाइक हाई टेम्परेचर करोगे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे, या अत्यंत अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का नंबर है 24। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा कि CO6 करा दिया, CrCO6, जिससे इसकी ओवरऑल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल के देख लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 24 +12 कितना हो गया, 4 5 6 3 और 1 2, हाँ हो गया ना, गुड। तो ये 36 हो गया। वेर एज अगर आप इसको एक ज्यादा कराते हैं, आप कहते हैं CO7 करा देते हैं, तो वो ज्यादा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने CO5 कराया, इसी एंड वही वही चीज आई, 34 नंबर आया हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके बाद मैंने इसको 2 गेन करा दिए कहीं ना कहीं से, और मैंने यहाँ पे अभी तक लिख रखा है कि कॉमन सेंस, हाँ, क्योंकि अभी तक तुम्हारा वो माइंडसेट बिल्ड हो गया होगा कि ठीक है इसको अगर कम करा सकते हैं, बट हाँ ज्यादा नहीं करा सकते। तो अभी अगर मैं यहाँ पे CO4 रखता तो दिक्कत हो जानी थी, क्योंकि या तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और या फिर एग्जिस्ट करता तो अनस्टेबल है। बेसिकली यही एक इन सभी का है कारण, जिस कारण से आपको ज्यादा कंपाउंड्स इनके वो नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो इनको प्लीज अपनी नोटबुक में बना लेना, एंड इनको याद करने का ऐसा कुछ खास तरीका नहीं है, बट हाँ वही है कि तुम जैसे जैसे इनको करोगे वैसे वैसे सीखोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर बेटर रहना, कुछ नहीं होने वाला फिर तो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज, तो मैंगनीज को हम ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकते हैं, CO6 दे सकते थे, CO6 मैंने दिया, और इसके बाद हो गए 37। इसके बाद क्या करना है, अभी मजबूरी आ चुकी है, अभी मुझे लूज ही कराने पड़ेंगे। ओके, तो फिर मैंने क्या करा, इनका एक लूज करा दिया। एंड हाँ, इसमें हमारा वो जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा, वही दिक्कत है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये सभी दिक्कतें होती रहती हैं। तो मैं लाइक माई सजेशन इज कि तुम इसको थोड़ा बहुत मेमोराइज करने की कोशिश करो कि ठीक है ये इस तरीके से हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि बेसिकली तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। इनको कुछ खास ऐसा तरीका नहीं है इन चीज़ों को समझने का, बट हाँ जैसे समझ सकते हैं, ये जो छोटा मोटा हमें ऑर्डर दिखता है, हम उस ऑर्डर को पकड़ के उसको एक थ्योरी जैसा रिप्रेजेंट कर देते कि ओके ये इस तरीके से हो जाता है, पर जरूरी नहीं है कि वैसे हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगनीज में हम CO5 भी रख सकते थे, और उसके बाद उसको एक गेन करा सकते थे, वेर एज वो किसी कारणवश अनस्टेबल मिल गया हमें, इस कारण से हमने उसको एक ज्यादा कराया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलवा दिया। ठीक है, आई होप तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा, एंड वाइस वर्सा आपको ये भी देख के समझ आ जाएगा। तो इसको तुम नोट्स में से देख के अच्छे से करना, तो ज़्यादा अच्छे से होने वाला है, नहीं तो मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। लाइक ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन है, एंड दैट्स इट। ओके, सो नाउ है आयरन। इसमें मैंने बेसिकली 26 है, 26 में कितने प्लस करूं कि 36 हो जाए, 10 प्लस करूं, तो मैंने CO5 लगा दिया, एंड दैट्स इट। ये तो बहुत ही बढ़िया स्टेबल कंपाउंड बन गया, मज़ेदार। ओके, तो इसके बाद मैंने एक कम CO लगाया, एक कम CO जब लगा तो इसको मैंने फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाद में गेन करा दिया, एंड दैट्स इट, हो गया। और नीचे भी वही चीज़ है, और क्या है, हाँ, और ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग रखे हैं। इनको प्लीज़ ट्राई करना खुद, और कोशिश करना कि हाँ तुम इनको सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आसान है, कुछ भी नहीं है, जस्ट तुम्हें CO इसको गेन कराने हैं कि मैं कितने CO गेन कराऊँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक इसको कितने 27 है ना इसका नंबर, तो इसको 5 CO गेन कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद एक लूज करा देना तो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, इन दोनों को अभी बैठ के ट्राई कर लो। ओके, तो नेक्स्ट है C2H4 एज अ लाइगेंड। ये जस्ट एक देखने वाली चीज़ है कि C2H4 एज अ लाइगेंड, बट हाँ इसके नीचे अभी जो स्टडी है वो इसके बारे में कम है, और समझने वाली जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर इसको समझते हैं कि C2H4 एज अ लाइगेंड किस तरीके से काम करता है। ओके, तो ये है एक पाई डोनर। ये पाई से तो डोनेट कर देता है, ये अपने पाई वाले से तो डोनेट करता है, रख ले मेटल, पर मेटल क्या करता है, मेटल इसको वापस देता है इसके पाई स्टार वाले में से। पाई स्टार, इसको कहता है पाई स्टार वाले में वापस ले जा। और ये पाई और पाई स्टार वाला आपको याद होगा, एंटी बॉन्डिंग, ABMO MOT में हमने पढ़ा था इस चीज़ को। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, थोड़ा थोड़ा भी होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जेस सॉल्ट की। तो ये काफ़ी लाइक फेमस सॉल्ट है, जो आपको हर जगह मतलब काफ़ी जगह दिख जाएगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत जगह दिख जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं।
तो ये आपको कुछ इस तरीके से बना हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये रहा ईटा अपना। ईटा आपको याद है ऐसा होता था, ईटा तो याद ही होगा, भूलते तो नहीं इतनी जल्दी तुम। हाँ ईटा। तो क्या होता है कि C2H2 ने C2H2 नहीं, यहाँ पे H4 था। हाँ C2H4 ने अपनी पाई डेंसिटी दे दी। आपको याद होगा कि ईटा का क्या मतलब हमने निकाला था, आपको पता होगा कि जब पाई डेंसिटी देता है और वो उस पाई डेंसिटी के ऊपर कितने लोगों का हक होता है। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई एक ए है, यहाँ पे बी है, ये रहा आपका पाई बॉन्ड, ये रहा आपका पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कितने लोगों का है, इसका न्यूक्लियस भी इसको खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस भी इस बॉन्ड को खींच रहा है, तो इसी कारण से ये तो बॉन्ड बना है। तो ये बॉन्ड के ऊपर कितने लोगों का हक है, मैंने कहा 2 लोगों का। तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये लिख दिया कि ईटा। ईटा, तो ईटा से हम, यही हमारा तात्पर्य है कि ईटा का मतलब कि 2 बंदों का इस पाई बॉन्ड पर हक था जो हमने छीन लिया है अभी। आई होप सो आपको समझा होगा ये चीज भी। नेक्स्ट आगे चलिए। हाँ ओके, सो PT+2 Cl3 लग रखा है। हाँ Cl3 लगा हुआ है, तो एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, और उसके बाद C2H4 ऊपर से लाइक जहाँ से, जैसे तुम अपनी स्क्रीन को देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में से निकल के वो सीधा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर PT+2 के ऊपर लग रहा है, आप इस तरीके से समझो। और C के पास, हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन लग रखे हैं, और क्या हो रहा है, रिपल्शन के कारण ये हाइड्रोजन तुम्हारे कानों की तरफ जा रहे हैं, ऐसे समझो। लाइक ये सबसे आसान तरीका होता है समझने का। लाइक तुम अपने फेस के हिसाब से समझ सकते हो, ओके जब मैं देखता हूँ चीज़ों को तो इस तरीके से दिखती हैं। और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये पहले थे तुम्हारे, लाइक जैसे तुम देखते हो कि जैसे तुम्हारी आंख है, तो लाइक आंखों के लाइक कंप्लीटली परपेंडिकुलर, अगर तुम सीधा देख रहे हो तो कंप्लीटली 90 डिग्री की साइड पहले हाइड्रोजन थे। लाइक आप ऐसे देख सकते हो कि C डबल बॉन्ड और H और H और H H H H, ठीक है। पर जब आपने इनको PT+2 के साथ बॉन्डिंग कराने की कोशिश करी तो ये जो H थे, यहाँ से तो हट गए, यहाँ से हट गए कंप्लीटली नहीं, बट हाँ पीछे हो गए, ये पीछे हो गया, ये पीछे हो गया, ये भी पीछे हो गया, ये भी पीछे हो गया। लीजिए, तो आई होप सो आपको ये समझा होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये किसी पीछे की साइड चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि इनको आगे से रिपल्शन मिल गया। कहाँ से रिपल्शन मिला, अब बात आती है कहाँ से रिपल्शन मिला। देखो जिस सॉल्ट के ऊपर हम अच्छे से अभी पढ़ने वाले हैं, तो आपको समझ आएगा कि जिस सॉल्ट कैसे काम करता है। ओके, और प्लीज पढ़ो इसके बारे में, जरूरी है ये। हाइड्रोजन गेट्स रिपेल्ड फ्रॉम पाई स्टार एंड डी पाई इंटरेक्शन। ओके, तो पाई स्टार एंड डी पाई इंटरेक्शन से ये कैसे हाइड्रोजन को दिक्कत कर रहे हैं ये सब चीजें, तो इसको नीचे मैंने इसके बारे में लिख रखा है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, हाँ चलिए, डोनेटिंग, ओके, बट उसको समझने से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये एक बॉन्ड है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये अलग कलर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका पाई बॉन्ड। ये C2H4 क्या कर रहा है, अपना पाई बॉन्ड को PT को दे रहा है, प्लेटिनम को अपना पाई बॉन्ड दे रहा है, पाई बॉन्ड दे रहा है। इसी कारण से तो मैंने यहाँ पे ईटा दिखाया, तो मैंने कहा ईटा2 माइनस C2H4। आई होप आपको समझ रहा होगा ये सब चीजें। तो क्या होता है, हाइड्रोजन पीछे को पुश हो जाता है, पीछे को पुश हो जाता है। पहली बात हम ये पढ़ेंगे कि पुश क्यों हो जाता है, तो पहले वही पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन पुश किस तरीके से होता है। तो ये कह रहा है कि एक पाई बॉन्ड एंड डी पाई इंटरेक्शन से पुश होता है पीछे की साइड। इथेन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम इट्स पाई बॉन्डिंग टू मेटल्स एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी ये तो। ओके, प्लेटिनम बैक डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम इट्स d ऑर्बिटल इनटू द एम्प्टी pi star anti-bonding molecular orbital of ligand. This stabilizes the metal ligand bonding. ओके, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्लेटिनम, ये रहा अपना प्लेटिनम ना। ओके, सो इसको यहां से समझो कि C और C ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ के इनको दे दिया,
और इसने क्या करा, इसने अपने डी ऑर्बिटल आपको याद होगा इस तरीके का कुछ होता था। इसने क्या करा, इसने अपने डी ऑर्बिटल से उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल के इसकी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में दे दी। पाई स्टार आपको याद होगा कैसे होता था पाई स्टार, कि यहाँ पे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, अगर ये ऊपर और ये नीचे, ऊपर की एनर्जी जाती थी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, एक ही नीचे आ गया तो बॉन्ड नहीं बनता था, वेरएज अगर दोनों ऊपर चले जाते या दोनों नीचे आ जाते तो एक बॉन्ड बन जाता था। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके पाई स्टार में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से डोनेट कर देता है। तो इस कारण से क्या होता है कि पाई स्टार देखो, अगर आप पाई को देखते हो तो पाई तो इस साइड को है, वेराज पाई स्टार कुछ इस साइड को है, इस साइड को। तो इस कारण से लाइक इसके नीचे आप कह सकते हो, नीचे की साइड पाई, अगर ये इस साइड है ना, हाँ, अगर आपको पाई यहाँ पे दिखती है आपको, तो पाई स्टार जो है ना वो लाइक इसके डायरेक्टली नीचे की साइड यहाँ पे। तो इस कारण से जो H है, यानी कि हाइड्रोजन के पास आ गए ना पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इस कारण से ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और पीछे की तरफ भी चला जाता है। ऊपर की तरफ उठता है पहले और फिर पीछे की तरफ चला जाता है। आई होप सो आपको ये समझा होगा, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हाँ वही है कि कोशिश करनी पड़ेगी समझने की, और तो कुछ कर नहीं सकते हम। ठीक है, हाइड्रोजन रिपल्शन इन दिस सॉल्ट, तो ये और भी है। ठीक है, वो तो ऊपर थोड़ा समझाया मैंने। ओके, सो हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम्स सी डबल बॉन्ड गेट्स रिपेल्ड फ्रॉम द रिपेल्ड कॉज बोथ पाई रिपल्शन एंड डी पाई रिपल्शन। ओके, तो पाई स्टार रिपल्शन, इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, इस कारण से डिस्टेबलाइज कर देगा। हाँ, वो भी एक फैक्टर अच्छा काम कर गया। पाई स्टार का एनर्जी कैसे ज़्यादा होता है, आपको याद होगा कि पाई स्टार ऊपर बनता था, यहाँ पे बनता पाई स्टार और यहाँ पे बनता था सिंपल पाई, यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई स्टार। और पाई स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती थी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है इससे कंपैरेटिवली, तो इतना बड़ा एनर्जी का गैप है, और ये बहुत इस कारण से बहुत कम रिपल्शंस भी कर पा रहा था। और बाकी फैक्टर यहाँ पे वो भी काम आ गया कि ये नीचे की साइड था, लाइक आपको ऐसे दिख सकता है, ये पाई ऐसा था और पाई स्टार आपको ऐसे दिख सकता है। तो पाई स्टार इस साइड था, हाइड्रोजन के पास था, इस कारण से हाइड्रोजन को रिपेल करा एंड हाइड्रोजन को ऊपर उठाया और उसके बाद पीछे की साइड भेज दिया। इस कारण से हाइड्रोजन आउट ऑफ द सिमेट्री हो गया। ठीक है जी, तो और क्या है, एंड डी पाई रिपल्शन कैसा होता है, बिकॉज डी ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम कैन इंटरैक्ट विद पाई बॉन्डिंग और ABMO। ओके, सो इसको आप ऐसे यहाँ से समझते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अपना बन रहा है डी ऑर्बिटल। हाँ ठीक है, तो क्या होता है कि ठीक है, पहले डी ऑर्बिटल ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इसी के इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसको वापस मिल गए। ओके, इतना तो आप समझ गए होगे आई होप सो। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ आती है, ठीक है, यहाँ पे पाई स्टार है, तो यानी कि 1-2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए इसके, और इस डी वाले में भी तो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ना, डी वाले में भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लो और 3D में चेक करो कितने बैठे हैं। ठीक है, तो 3D में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे ये सभी मिलके पाई को धक्का मारेंगे। क्यों मारेंगे, क्योंकि पाई इनके पास है, पाई इनके भी पास है और हाइड्रोजन के भी पास है, और अगर ये पाई को धक्का मारेंगे, पाई किसी तरीके से ऊपर या नीचे की साइड जाएगा, वो किसी इस तरीके से जाएगा कि वो हाइड्रोजन से भी रिपेल होगा, हाइड्रोजन को भी रिपेल करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी और को रिपेल कर सके, पर क्योंकि उसके पास उसकी बहुत लाइक उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इस कारण से उसको कोई भी रिपेल कर जा रहा है। इस कारण से लाइक ये पूरे फैक्टर्स थे जिस सॉल्ट के, जिस कारण से वो इतना ज़्यादा उसके साथ ज़्यादती होती है। एंड आई होप सो आपको समझा होगा ये जिस सॉल्ट। तो इसके बाद शुरू करने वाले हम वॉर्नर्स थ्योरी अच्छी थ्योरी है, मज़ेदार है, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ठीक है, ये वाले लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।